बिहारी वाजपेयी के से जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर आज हम फोकस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जागती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मुक्त हास, मैं यम की प्रलयकार पुकार जनते मरघट का। ये अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति थी और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब उनका जन्म 1924 को हुआ था तो वो ब्रिटिश भारत कह सकते हैं या आज़ादी से पहले कह सकते हैं। और उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। वो उनके साथ भाई बहन थे और वो सबसे छोटे थे। उनका पैतृक गांव यहीं आपके आगरा यानी उत्तर प्रदेश के बाटेश्वर में है और उनके दादा जो थे पंडित श्याम लाल वाजपेयी मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में पलायन कर गए थे। इतनी बातें सभी तो जानते हैं, मगर अगर देखें कि उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा जो हुई थी उनकी वो उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरखी बारा ग्वालियर में हुआ था, जहाँ उनके पिता कृष्ण बिहारी जी 1935 यानी कि 1935 और 1937 तक उस स्कूल के हेडमास्टर भी थे। यानी कि जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की स्कूली शिक्षा हुई थी उसी स्कूल में उनके पापा 2 साल यानी कि 1935 से 1937 तक हेडमास्टर थे। उनके पिता स्कूली रूप से निरीक्षक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया और बाद में जो निदेशक भी बने थे। उनके पिता भी एक कवि थे और उनके पिता के द्वारा ही उस स्कूल की प्रार्थना लिखी गई थी जिस स्कूल में अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्ययन किया करते थे। और जब वो 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने पहली बार भाषण दिया था। यानी कि एक बेहतरीन वक्ता बनने की शुरुआत अगर हम कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में कब हुआ होगा तो वो कक्षा 5 में जब थे तभी वो आंकड़े बताते हैं कि कक्षा 5 में जब थे तभी वो वक्ता बनने के पथ पर चल पड़े थे। और स्कूली परीक्षा के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेजिएट स्कूल में चले गए थे और वहीं से स्नातक किया था। कॉलेज जीवन में उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का आरंभ किया था। यानी कि जब वो कॉलेज में थे तभी वो छात्र संगठनों से जुड़ना आरंभ कर दिया था। कॉलेज जीवन में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी था। और वो 1943 यानी कि 1943 में कॉलेज यूनियन के सचिव रहे और 1944 में उपाध्यक्ष भी बने थे। ग्वालियर के स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद ये बातें कम लोगों को पता है कि वो ग्वालियर के बाद कहाँ गए थे, तो वो कानपुर चले गए थे और डीएवी महाविद्यालय में उन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश भी लिया था। यह जानकर हैरानी होगी आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिता और उनके कानूनी अध्ययन करते हुए कानपुर के डीएवी कॉलेज के उनके पिता के साथ हॉस्टल भी शेयर किए थे। यानी कि उनके पापा अटल बिहारी के पिताजी और अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद क्लासमेट थे तब जब वो कानूनी अध्ययन करने के लिए कानपुर गए थे और हॉस्टल भी शेयर किया था। कला में पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन में करने के बाद वो पीएचडी करने लखनऊ भी गए। हालांकि वो पीएचडी नहीं कर पाए थे क्योंकि वो पत्रकारिता से भी जुड़ चुके थे और पत्रकारिता में जुड़ने के बाद उनको समय नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है पीएचडी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हालांकि वो पीएचडी की पढ़ाई पूरी नहीं किए। बाद में जैसा कि कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं भी पता है कि उस समय वो राष्ट्र धर्म नामक समाचार पत्र यानी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपादन में लखनऊ से निकलती थी उसमें वो रहते थे। तब अटल जी इसके सह संपादक के रूप में कार्य करते थे। यानी कि लखनऊ में ही वो
सह संपादक के रूप में काम किया। दीनदयाल उपाध्याय समाचार पत्र के संपादक स्वयं लिखा करते थे और बाकी काम अपने सहायक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को सौंप रखी थी। किसी भी महापुरुष को बनने के लिए उसके जीवन में संघर्ष एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, तो वो उनके जीवन में भी कुछ संघर्ष के समय आए। जैसे कि वो बाबा आप्टे साहब से, यानी कि बाबा साहेब आप्टे, जिससे प्रभावित होकर के उन्होंने 1939 में अटल जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS जिसको हम जानते हैं उसमें शामिल हो गए थे। और 1947 में एक पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर उन्होंने संघ के प्रचारक, यानी कि 1947 में ही उन्हें संघ का प्रचारक घोषित किया। उसके बाद वो काफ़ी एक्टिव भी हुए, सक्रिय रहे और 1952 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई और सक्रिय रूप से उसमें। बाद में उनकी ये यात्रा, राजनीतिक यात्रा शुरुआत हुई और बाद में वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से भी उनकी मुलाकात हुई। भारतीय जनसंघ यानी कि BJS के नेता बने। आप सभी को पता होगा या कुछ लोगों को पता होगा कि BJP उस समय नहीं थी और उसको BJS भी कह सकते थे। उस समय भारतीय जनसंघ था। उस समय BJS के नेता भी बने थे और कुछ दिनों के बाद मुखर्जी यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु हो गई बीमारियों की वजह से। और जब उनकी मृत्यु हुई तो BJS के कमान जाहिर तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही मिलनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंप दी। बाद में उन्होंने इस संगठन को आगे बढ़ाया, संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाया। फिर 1957 यानी सन 1957 आता है तो एक बलरामपुर सीट में पहली बार चुनाव लड़े और वहां से वो संसद सदस्य निर्वाचित हुए। छोटी उम्र के बावजूद भी वाजपेयी के विस्तृत नजरिया और जानकारी ने उन्हें राजनीतिक जगत में सम्मान स्थान दी, बड़ी मदद की। तब पंडित नेहरू भी संसद में मौजूद थे। एक बार घटना है जब वो भाषण दे रहे थे, सांसद की बात है जब 1957 में वो बलरामपुर सीट से जीत करके पहली बार संसद में पहुंचे थे और छोटी उम्र के थे। उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ थे और वो भाषण दे रहे थे और पंडित नेहरू उनके भाषण को सुनकर और उस सदन में ही बोला था कि यह लड़का यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी को संबोधन करके उन्होंने कहा था कि यह लड़का एक दिन न एक दिन आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि ये भविष्यवाणी उनके पहले ही बार जब उन्होंने सदन में भाषण दिया था या तब जाकर के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वक्तव्य उनके बारे में कहा था कि यह लड़का आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी बीजेपी और उसके बाद से वाजपेयी जी को विदेश मंत्री भी बनाया गया। 2 वर्ष बाद उन्होंने चीन के साथ संबंधों पर चर्चा भी की, यात्रा भी की। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के कारण प्रभावित हुए भारत के व्यापारिक मामले यानी कि व्यापारिक रिश्ते में सुधार लाने की उन्होंने कोशिश की और यात्रा की भी एक नई पहल उन्होंने शुरुआत करी थी। उन्होंने जब जनता पार्टी ने RSS पर हमला किया तब उन्होंने 1979 में मंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर वर्ष 1980 आया, लाल कृष्ण आडवाणी के आए, भैरव सिंह शेखावत के जैसे भी नेता भी आए। इन लोगों ने मिलकर BJS तथा RSS से आए थे ये लोग भी और उसके बाद से इन सभी ने मिलकर के 5 साल के लिए अलग से रहना स्टार्ट किया। 5 साल तक एक साथ अलग अपनी संस्था बनाई और उसके अध्यक्ष के तौर पर कहीं तो बीजेपी वाजपेयी जी को भी लगता था 5 साल तक उन्होंने जो 1979 में मंत्री पद से इस्तीफा देने आडवाणी जी, भैरव सिंह शेखावत और BJS और RSS से आए लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी की जब 1980 में 5 साल के लिए उनको अध्यक्ष बनाया था। यानी कि अगर एक शब्द में कहें तो 1979 यानी 1979 के इस्तीफे के बाद जब 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के द्वारा बीजेपी की स्थापना की गई, गठन हुआ, तो 5 साल के लिए उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया था।
1996 में लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी सत्ता में आने का मौका मिला, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने गए। बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण सरकार भी गिर गई। 13 दिन के बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया था और ये पूरे विश्व को पता है कि 13 दिन की सरकार उन्होंने कैसे चलाई और क्या किया। तो इन सब चीज़ों में मैं आगे बात और चर्चा नहीं करूँगा। फिर उसके बाद से 19 फरवरी की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। 19 फरवरी 1999 वो सदा-ए-सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की थी। इस सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी ने शुरू की थी। नवाज शरीफ से मुलाकात, आपसी संबंध, परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना उग्रवादियों कारगिल को घुसपैठ करके कब्जा कर लिया। इन सभी चीज़ों का हुआ जब ये यात्रा स्टार्ट हुई, उसके बाद की ये बातें और सीमा का उल्लंघन करना, ये सब सारी चीज़ें चालू हो गई थी। फिर उसके बाद एक युद्ध हुआ और युद्ध के बाद से काफ़ी नुकसान भी हुआ, जो कि सबको पता है। दिसंबर 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया, आधिकारिक घोषणा भी की थी। कहा चुनाव नहीं, अटल बिहारी भारत के विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी भारतवर्षों को और उपलब्धियों के बारे में बात करें तो 16 अगस्त 1992 में उनको पद्म विभूषण, वर्ष 1994 में उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान, 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न तथा उसी वर्ष बांग्लादेश द्वारा लिबरेशन अवार्ड के और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो अटल जी को दिया गया, अटल जी को नवाजा गया था। अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये घटना है और इंदिरा गांधी उस समय थी। इंदिरा गांधी की हाजिर जवाबी के बारे में सभी जानते हैं और इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी कैसा जवाब दिया करते थे, सभी को पता है। इंदिरा गांधी के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जवाब दिया था, कटाक्ष के रूप में कहो या इंदिरा जी ने कुछ टिप्पणी करी थी उनके भाषण को लेकर के, उनके भाषण देने के तौर तरीके को। अटल बिहारी वाजपेयी और शालीनता से क्या कटाक्ष करते हैं, अपने ऊपर ली कही गई बातों पर उसका क्या उत्तर देते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने वक्तव्यों की वजह से कहीं या हाजिर जवाबी कह सकते हैं, सटीक शब्द होगा कि हाजिर जवाबी की वजह से हमेशा सुर्खियों बने रहते थे। एक बार की बात है जब संसद में इंदिरा गांधी ने चर्चा के दौरान वाजपेयी के बारे में कहा था कि वो हिटलर की तरह से भाषण देते हैं, हाथ लहरा लहरा कर भाषण देते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सिंपल साधारण रूप से जवाब दिया था और अटल जी ने इस अपने ऊपर किए गए कटाक्ष या अपने ऊपर किए गए इस तरह की शब्दों के द्वारा लेकर कैसे जवाब दिया। तो उन्होंने इंदिरा जी के इस वक्तव्य को कहा या इंदिरा जी को जवाब दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इंदिरा जी हाथ हिलाकर तो सभी भाषण देते हैं, क्या आपने कभी किसी को पैर हिला करके भाषण देते हुए सुना है? इंदिरा गांधी के सामने इस तरह का जवाब देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ही ये सिर्फ कर सकते थे, किया भी था। और एक और छोटी सी घटना है, सभी लोग या कुछ लोग भी सुने होंगे, इस घटना के बारे में बताता हूँ कि सत्यपाल चौधरी जो कि पेशे से पत्रकार थे और लेख में लिखा था कि सितंबर 1992 में जब जम्मू के पास अखनूर में एक चिनाब है, जहाँ बाढ़ आई थी तो वहाँ पर नदी का पुल बह गया था। उस बाढ़ की वजह से नदी का जो पुल था, जो नदी पे पुल बना था, वो बह गया था। अब अटल जब इस क्षेत्र में दौरा करने गए,
नदी के पार जाने के लिए सेना मोटर बोट से लोगों को ले जाती। अटल जी यहाँ दौरा करने आए थे और उनकी पार्टी के नेता भी आए थे। जब अटल नाव में बैठे थे तो सेना के लोगों ने कहा कि नाव में कुल 4 लोग ही बैठ सकते हैं। इतना सुनते ही अटल जी तुरंत उतर गए और उन्होंने कहा कि पहले इन्हें पार लगाओ फिर मुझे लेकर जाना। यानी कि बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि आप इन्हें ले जाएंगे, हमें दूसरा जब राउंड लेंगे तो मुझे छोड़ दीजिए। तो ऐसा ये साधारण व्यक्तित्व इनका था। और एक उनकी सबसे चर्चित घटना में से एक है कि वो होली के दीवाने हैं। मगर एक साल ऐसा भी आया था जब उन्होंने होली नहीं मनाई थी। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में अगर कोई सबसे अच्छा त्यौहार जो जिसको मनाना का उनको शौकीन थे वो होली था। और एक समय ऐसा था 2002 में एक घटना हुई थी गुजरात के भुज में। तो 2002 में उन्होंने जो है होली न मनाने का एक प्रण लिया था, क्योंकि भुज यानी कि गुजरात में 2002 में एक भूकंप की वजह से बहुत बड़ी घटना हुई थी देश में, गुजरात में। इसके वजह से वाजपेयी जी ने उस साल होली न मनाने का फैसला किया था। हालांकि होली उनका सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक था। तो इस तरह के हमारे अटल जी थे और भी उनसे कुछ जुड़ी बातें करते हैं। अटल जी का एक और नाम था जो शायद किसी को भी नहीं पता या कुछ लोगों को पता होगा, और ये बातें शायद किसी भी किताबों में मिले या ना मिले कि अटल जी का दूसरा नाम क्या था। आपने सब लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी, कवि अटल बिहारी वाजपेयी या बेहद संजीदे रूप से रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को ही जानते होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का एक और नाम, हालांकि वो कागजी नाम तो नहीं था, मगर लोग और उनके करीबी रिश्तेदार या घर के लोग कहें या उनके घर वाले कहें तो उन्हें प्यार से बाप जी कहकर बुलाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा नाम जो था, प्यार से उनको लोग, उनके रिश्तेदार जो थे या घर वाले जो लोग थे, करीबी दोस्त थे, उनको बाप जी कहकर बुलाते थे। और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उन्हें एक और नाम दिया था, तो भीष्म पितामह था, राजनीति का भीष्म। तो ऐसे देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी का दो नाम ऐसा है, भीष्म पितामह, राजनीति के भीष्म पितामह को लोग जानते थे, मगर उनको बाप जी भी कहकर बुलाया जाता था। ये बात शायद किसी को पता नहीं थी या किसी को पता हो। तो दूसरी बात अगर हम करें तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय संस्कृति और नृत्य के बड़े शौकीन आदमी थे। और आज मैं देखा भी था, मेरठ के कई जगह मुझे रिपोर्टिंग के लिए गए थे तो देखा भी था कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव को या जन्म दिवस जो आज था उनका 25 दिसंबर को, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में छोटे छोटे बच्चों को मंच साझा करने का मौका मिला था। तो बड़ा अमूमन कम देखने को मिलता है कि किसी ऐसे नेता का जन्मदिन हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम के पीछे का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रेमी थे। उनको शौक था सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य, ये सब शौक था और वो देखते भी थे। और सबसे बड़ी बात कि राजनेता छुट्टियों में कहाँ जाते हैं और वो छुट्टियों में कौन सा जगह उनको पसंद है। तो अगर हम बात करें तो राहुल गांधी को छुट्टियों में जाने का जो शौक है वो नानी के घर जाया करते हैं। तो मैं किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण कह रहा हूँ। तो ऐसे ही अटल जी हमारे जो थे उनको मनाली बड़ा पसंद था और वो हमेशा छुट्टियों में मनाली जाया करते थे। और बहुत कम लोगों की बात पता है कि भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को बनाया कैसे गया था। उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का अहम किरदार था, अहम रोल निभाया था। और वो कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी
अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो एक योजना ऐसी थी 2002 में कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने मिसाइल मैन यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। तो साल 2002 का समय था और उस रोज PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हुआ करते थे वो ब्रिजेश मिश्रा हुआ करते थे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो ब्रिजेश मिश्रा जी थे। और ब्रिजेश मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी के पास एक प्रस्ताव लेकर के आए थे और उस प्रस्ताव में उन्होंने लिखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ जो है फारूक अब्दुल्ला को देश का उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, जिसका ये प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के टेबल पर पहुंचा था। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला PMO के UST यानी कि कहने का मतलब कि जब ब्रजेश मिश्रा यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी PM के प्रस्ताव लेके पहुंचे कि फारूक अब्दुल्ला जो NC के प्रमुख थे, मुखिया थे NC पार्टी के, उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, तो उसी समय जो NC के प्रमुख थे यानी कि मुखिया थे फारूक अब्दुल्ला और PM के OST वो लोग SS दुल्लत जिनका नाम था, मैं नाम भूल रहा था, SS दुल्लत OSD जो थे PM के नाम, तो उनके घर पे वो फारूक अब्दुल्ला जी डिनर कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि जब ये प्रस्ताव आया कि फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रपति बना दिया जाए, उसी समय फारूक अब्दुल्ला PM के OSD के घर यानी कि SS दुल्लत के घर डिनर कर प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई। बीजेपी जी ने जो समय सरकार में थे वाजपेयी जी ने जो है फारूक अब्दुल्ला को फोन पर इसके बारे में बात की थी, रणनीति थी ये भी थी कि फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रपति बनाया जाए और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का CM बना दिया जाए। इस योजना में एक हिस्सा ऐसा भी था कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत को देश का राष्ट्रपति बनाया जाए। यानी कि बड़ा पेचीदा सवाल था कि इस योजना का एक हिस्सा कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत को देश का राष्ट्रपति बना दो और जो उपराष्ट्रपति यानी कि कृष्णकांत जी का पद जो खाली हो रहा है उसके पर NC के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला जी को लगा था। यानी कि कुल मिलाकर के फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति बनाए जाने का प्रस्ताव था और उपराष्ट्रपति जो थे कृष्णकांत जी को राष्ट्रपति बनाने के प्रस्ताव सीधा अगर एक बात। हालांकि बाद में लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम नेताओं ने इसको जो है इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। फारूक अब्दुल्ला भी NDA की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार, उस समय NDA की सरकार हो चुकी थी और तमाम दलों के साथ वो जुड़ गए थे, इसलिए NDA की सरकार हो गई। उसके बाद से बहुत सारे NDA की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी NDA की सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और बाद में NDA के नेताओं ने भी उनका समर्थन नहीं दिया, सहमति नहीं दी, जिसके वजह से फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया। दूसरा संघ भी फारूक अब्दुल्ला के नाम पर राजी नहीं था। बाद में इसके बीच एक और सामने आया नाम जो कि हमारे देश के मिसाइल मैन थे, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कुल मिला जुला करके जब फारूक अब्दुल्ला का रास्ता साफ नहीं हो पाया कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाए और कृष्णकांत जी जो कि उस समय राष्ट्रपति को बनाने का प्रस्ताव दिया जो कि उस समय राष्ट्रपति के पद पर थे, जब रास्ता साफ नहीं हो पाया तो एक और नाम सामने रखा गया जो कि मिसाइल मैन भारत के जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम था। ये पूरी घटना 2002 की है। उस समय PMO ऑफिस से फोन गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 2002 के उस दिन चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर दे रहे थे। कलाम यूनिवर्सिटी में पढ़ा कर वापस लौटे तो अन्ना यूनिवर्सिटी के BCA
एक कलानिधि जी, जो वीसी थे ये कलानिधि जी ने, उन्होंने उनको जो है बताया कि दिल्ली से उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जब लेक्चर दे रहे थे तो उसमें फोन अटेंड ना कर पाए। और एक कलानिधि जो कि उस हुंडा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने उनको बताया कि आपको लगातार फोन आ रहे हैं पीएम ऑफिस के दिल्ली से। उसके बाद से कुछ देर बाद फिर से उनका फोन बजा, दूसरी आवाज आई कि पीएम वाजपेयी कलाम जी से बात करना चाहते हैं। पीएम फोन पर आते इससे पहले कलाम के फोन पर चंद्रबाबू नायडू का फोन आया। चंद्रबाबू नायडू यानी कि कलाम से कहा कि आपको जो है आपसे एक जवाब मांगा जाएगा जो कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आपसे मांगेंगे, और कृपया आप उसका जवाब हाँ में दीजिएगा, ना में मत दीजिएगा। फिर वाजपेयी जी ने उनको कुछ देर बाद फोन पर उनकी आवाज़ सुनाई दी, और वाजपेयी जी को अपनी आवाज़, कलाम जी को जब वाजपेयी जी की आवाज़ सुनाई दी तो वाजपेयी जी ने कलाम जी से कहा कि मैं ऑल पार्टी मीटिंग से आ रहा हूँ और वहाँ सारी पार्टियाँ और वहाँ आपको देश के राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता हूँ, मुझे आपकी सहमति चाहिए। और इसका ऐलान हमें आज रात को ही करना है, इसलिए मुझे इसका उत्तर जो है हाँ में चाहिए, ना में नहीं। फिर उसके बाद कलाम जी ने अपनी सहमति के लिए कुछ वक्त मांगा था, कुछ घंटे मांगे थे, उसके बाद से जो है सहमति मिली, और फिर इस तरह से हमारे मिसाइल मैन को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। यानी कि कुल मिला जुला करके 2002 की ये घटना पूरे राजनीतिक उथल पुथल के साथ रही, जो कि एनसी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रपति बनाने से लेकर के, और कृष्णकांत जी जो कि उपराष्ट्रपति थे उनको राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया थी, मगर धीरे धीरे फारूक अब्दुल्ला जो कि राष्ट्रपति के पद पर बनना चाहते थे उनको आरएसएस एनडीए की सरकार पर भरोसा नहीं रहा। बाद में एनडीए के जो लोग थे, लाल कृष्ण आडवाणी बाकी और भी बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने अपना समर्थन पीछे खींच लिया। आज फारूक अब्दुल्ला उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए। इस तरह से फिर अब्दुल कलाम जी की एंट्री होती है और वो देश के राष्ट्रपति बनते थे। तो ये भी एक घटना, बड़ी रोचक घटना है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए अब्दुल कलाम जी से बात करी थी। और भी रोचक घटना है कि इंदिरा गांधी का संवाद मैंने आपको सुनाया था, अटल जी के जीवन के बारे में सुनाया। उनकी मृत्यु आप सभी को पता है 16 अगस्त को हुई थी। हमारा देश एक दिन पहले ही आज़ादी का वर्षगांठ मनाया जो है प्यारे से खूबसूरत दुनिया को छोड़ ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, उनके अगर बात की जाए तो वक्त भी कम पड़ जाएगा और बातें खत्म भी नहीं होंगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरी राजनीतिक करियर में उनका कोई भी एक भी व्यक्ति दुश्मन नहीं बन पाया, और वो अपने राजनीतिक करियर को या राजनीतिक जीवन को बहुत ही सरल तरीके से जीवन को व्यतीत किया। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, उनकी कविताएं हैं जो लोग आजकल भी गुनगुनाते हैं। लोग आजकल अपने किताबों में कुछ लोग लिखते हैं या कुछ किताबों में भी पंक्तियां मिल जाएंगी कि बाधाएं आती हैं, आए फिरे प्रलय की ओर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर से यदि ज्वाला निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज की राजनीतिक पार्टियों को इन 6 पंक्तियों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकती है कि बाधाएं आए
आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आजकल कोई भी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के टांग खींचने में लगी रहती हैं, कदम मिलाकर चलना तो बड़ी दूर की बात। तो अटल जी की इन कविताओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जीवन में कविताओं को अगर शब्दों को अगर समझा जाए बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी कुछ अनुभूतियाँ भी थी जिनको लोग आज गुनगुनाते हैं। मैं आज भी मेरे मतलब कह सकते हैं या एक बड़ी कह सकते हैं कि छोटे से बच्चे ने सुनाया था, बेनकाब चेहरे टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फान, मुक्ति के क्षण में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और इसी गीत नहीं गाता हूँ उन्होंने एक नया रूप भी दिया था, जो कि उनकी दूसरी अनुभूति के रूप में प्रसिद्धि मिली थी कि गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों की फूटी बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उठ आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की बहुत रात, प्राचीन में थोड़ी देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने, टूटे हुए सपनों की कौन सुने, शिश की अंतर की चीर व्यथा, पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, कपाल काल के कपाल पे लिखता मिटता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जो कि ये सबसे उनकी फेमस कविता है कि अभी जो मैं आपको सुना रहा था। और उनकी एक और ऐसी कविता है जिसको उन्होंने कही थी कि मौत से ठन गई, यानी कि वो मौत से भी लड़ जाते थे। उनकी कविताएं ऐसी थी कि ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल भी नहीं, जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा मुझसे क्यों बचूं, तू दबे पाँव चोरी छिपे रहा, सामने वार कर फिर मुझे अजमा, से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसे नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, इतना प्यारा इतने परायों से मुझको मिला, ना आपको अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बूझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव खोरो की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम और हौसला, एक तेवर तूफान तेवरी तन गई मौत से। और भी बहुत सारी इनकी कविताएं हैं, दूध में दरार पड़ गई, ऐसी कविता थी उनकी, सफेद फूल को सफेद हो गया, इस तरह की कुछ लाइनें लिखी थी। दूध में दरार पड़ गई कि 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यथित सी विस्तता है, बसंत से बहार उड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। इन 4 लाइनों से मैं आज का इस लाइव सेशन को समाप्त करता हूँ। और फिर कभी मौका मिला, समय मिला तो किसी और भी ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करेंगे, और भी जिनके भी बारे में आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करिएगा कि आप कौन से महापुरुष के बारे में या किस व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें करते
देखते रहें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे देश के महापुरुष थे उनके बारे में कुछ न कुछ बातें हम आपके सामने लेके आते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी होगी या कोई ऐसे महापुरुष के बारे में आप सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी जो भी जानकारी हमें मिल सके हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज के लिए खैर इतना ही। कोरोना का समय चल रहा है तो मैं तो अभी अकेले बैठा हूँ तो मास्क नहीं लगाया हूँ, मगर आप कहीं भी जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। जैसा कि अब सभी जानते हैं कोरोना काल में अपने आप को स्वस्थ रखना है तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारियां खुद भी निभानी पड़ेंगी। सारी जिम्मेदारियां सरकार पर नहीं हो सकती। तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।